I'm afraid I have lost previous recording before I save it. I don't know अगर हुई तो मैं देख लूँगा लैपटॉप में. I'll find that. Okay, तो मैं आपको यार okay, we were talking about semester drop. सेमेस्टर ड्रॉप का मतलब यह है कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहले सेमेस्टर में ही फर्ज करें खुदा ना ख्वास्ता 4 सब्जेक्ट्स में से फेल हो जाता है, सपोज खुदा ना ख्वास्ता, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस वक्त, वो सेकंड सेमेस्टर में चला जाएगा खुद ब खुद. ये एक अच्छी बात है. लेकिन जब वो सेकंड सेमेस्टर में होगा और उसे थर्ड में जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ये अहम बात है. अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपके खुदा ना ख्वास्ता यू नो बुरे रिजल्ट्स आ जाते हैं, यू विल बी प्रोमोटेड, नो प्रॉब्लम. लेकिन सेकंड से जब आप थर्ड में जाते हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज रिटन राइट हियर दैट यू शुड हैव 80% कोर्सेज क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, पहले सेमेस्टर में आपने 6 कोर्सेज पढ़े, आपके वो टाइम टेबल में आपको नजर आ जाएगा कितने हैं. सेकंड में भी 6 होंगे, ये बन गए 12 कोर्सेज. तो 12 में से 80% कितना बनता है? आपको आपको 9 कोर्सेज जरूर पास करना पड़ेंगे. अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर 10 हो तो 8 कोर्स पास करना पड़ते हैं ना. तो 12 में से आपको 9 कोर्सेज अगर आपके पास ना हुए तो आप सेकंड सेमेस्टर में ही रह जाएंगे, आप थर्ड में नहीं जा सकेंगे. इसे हम कहते हैं कि आप ड्रॉप हो गए हैं, which is a worse scenario of course for any student to stay in the same class. तो आपके जो you know ये ड्रॉप का मतलब ये है, इट इज इक्विवेलेंट टू फेल. तो आपने क्या करना है, प्रीवियस 2 सेमेस्टर्स, जैसे मैं आपको बता रहा था फिर कि आपने बेसिकली जब जाना है, फर्ज करें आप जाना चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर टू फोर्थ सेमेस्टर, तो आपके जो प्रीवियस 2 सेमेस्टर हैं, थर्ड से पिछले 2 कौन से बनते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड. तो आपको उन दोनों के 80% कोर्सेज पास करने हैं. सेकंड टू थर्ड में जाने के लिए आपको फर्स्ट के और सेकंड के मिला के 80% कोर्स पास करने हैं. सॉरी, यहाँ पे गलत बता गया हूँ. थर्ड से 4 में जाना हो अगर आपने, तो आप सेकंड और थर्ड के 80% कोर्स पास करेंगे और फर्स्ट के 100%. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको. अगर आप फोर्थ टू फिफ्थ सेमेस्टर जाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप पे एक चेक है कि आपके 4 सेमेस्टर में अगर आप 4 के एग्जाम दिए, 5वें में आपने जाना था, इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए 2 साल हो गए हैं. 4 सेमेस्टर के एग्जाम का मतलब ये है, पहले के एग्जाम लाइक 6 महीने, आई मीन रफली स्पीकिंग, दूसरे के एग्जाम 1 साल, तीसरे के एग्जाम 1.5 साल, चौथे के एग्जाम 2 साल. 2 साल के बाद आपको जो पहला साल था, मतलब पहले 2 सेमेस्टर जो थे फर्स्ट एंड सेकंड, उनके 100% कोर्सेज पास करने हैं. और फोर्थ और इससे एक पिछला, वो कौन सा बनता है? थर्ड. तो आपको कंसेक्यूटिव जो जिस सेमेस्टर में आप अभी हैं और एक उससे पिछला, उनके 80% कोर्स पास करने, ये मैंने लिखा है. 80% आपने पास करने हैं लास्ट 2 सेमेस्टर्स, एक वो जिसमें आप अभी थे चौथे में और तीसरे में, इनके 80% कोर्सेज पास करेंगे. और पहले 2 के आपने 100% कोर्सेज पास किए होंगे, तब आप प्रोमोट हो सकेंगे 5वें सेमेस्टर में, वरना आप ड्रॉप हो जाएंगे. लेट मी मेक इट क्लियर हियर कि मसला क्या है. मसला ये है कि आप में से एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर में उसने एक सब्जेक्ट पढ़ा मैकेनिक्स और वो उसका फेल हो गया खुदा ना ख्वास्ता, बाकी सब में उसके ए ग्रेड्स हैं लेट्स से. सेकंड में भी सब में ए ग्रेड है, थर्ड में भी ए ग्रेड है, फोर्थ में भी ए ग्रेड है, फिर भी वो 5वें में नहीं जा सकता. उसकी वजह क्या है कि उसका पहले सेमेस्टर का एक कोर्स जो है अभी, फर्स्ट सेमेस्टर का एक कोर्स का जो एक कोर्स है वो उसने अनफॉर्चुनेटली फेल किया हुआ था.
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप ड्रॉप कब हो सकते हैं। तो अपेरेंटली एक ऐसा स्टूडेंट जिसके 4th सेमेस्टर में 2 कोर्सेज फेल हैं, वो तो 5वें में चला जाएगा क्योंकि सारे उसके पिछले पास थे। आपका एक कोर्स फेल है, आप नहीं जा सकते क्योंकि आपका पहले में एक फेल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखना कि जो सेमेस्टर में आप अभी हैं, जिसके एग्जाम दिए हैं वो, और एक उससे पिछला, इन दोनों के मिला के 80% कोर्सेज पास करने हैं। और पहले दो जो उससे पिछले जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल जब आप छठे सेमेस्टर से 7वें में जा रहे होंगे तो आपको सेमेस्टर नंबर 6 और 5 के 80% और पहले चारों के 100% कोर्सेज पास करने चाहिए, वरना आप 7th सेमेस्टर में नहीं जा सकेंगे। आई होप आई मेड इट क्लियर कि आपको आपको लाजमी कौन से कोर्सेज पास करने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक सब्जेक्ट मैं एंड पे पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं कर सकते आप अनफॉर्चुनेटली आप आगे जा ही नहीं पाएंगे उसकी वजह से। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप ड्रॉप कब होते हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया है कि जो अभी आपके प्रीवियस 2, मतलब एक जो अभी आपने इसका एग्जाम दिया और एक उससे पिछला मिला के 80% कोर्सेज पास करने, और उससे पहले वालों के 100% कोर्स पास करने हैं अगर आप स्मूथली अपनी डिग्री करना चाहते हैं। ओके, एंड अनदर एक और मसला है इसमें, वो है ये मिनिमम जीपी का एक चेक है। मैं जीपी इसलिए कह रहा हूँ कि आपने ये लफ्ज पहले सुना है तो मैं उसी पे स्ट्रिक्ट रह रहा हूँ, अदरवाइज इट इज CGPA, cumulative grade point average, we'll talk about it later। मिनिमम जीपीए आपका 2, अगर आपका फर्ज करें सारे कोर्सेज पास हैं चौथे सेमेस्टर में, लेकिन आपका स्कोर बहुत कम है, मतलब जीपी कम है। वो जीपी कम कैसे होगा, मैंने आपको बताया था। वो ऐसे कम हो जाता है कि अगर आप यहाँ पे लगातार सिर्फ डी ग्रेड ले रहे हैं तो आपका 1.5 स्कोर चल रहा होगा ना, तो 2 नहीं बना होगा। सब में अगर आपका डी है तो आप ड्रॉप हो जाएंगे। अगर कुछ में C+ है लेकिन अक्सर में डी है, और उसकी जो एवरेज उनकी अलग अलग सब्जेक्ट का एक एवरेज निकलता है, विल टॉक ऑन इट लेटर। तो आपका जैसे मैंने कहा कि आपका टोटल जीपी जो है तमाम सब्जेक्ट्स का मिला के, विच इज कॉल्ड CGPA इनफैक्ट, वो 2 से अबव ना हुआ तब भी आप ड्रॉप हो जाएंगे और तब भी आप अगले सेमेस्टर में नहीं जा सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ आप सारे कोर्सेज डी ग्रेड के साथ पास नहीं करेंगे, आपको कुछ में बी, किसी में B+ या C++ लेना पड़ेगा। तो अपने आप को ये बता लें कि 50 मार्क्स आर नॉट इनफ to survive in the university। 50 in each subject will cause you to make it fail actually। I mean, क्योंकि आप आगे प्रमोट नहीं हो पाएंगे, आपका टोटल जो जीपी बनेगा वो 2 नहीं बन रहा, वो तो 1.5 बन रहा है। तो आपको ये चेक्स रखने हैं अपने सप्ली पे। आप कोई सब्जेक्ट लॉन्गर टाइम के लिए छोड़ के अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं कर सकते। आपको अगर यहाँ कोई कोर्स खुदा ना खास्ता फेल है तो उसको टाइमली पास करना है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको भूल जाएं। एक और बात आपको बताना यहीं पे ज़रूरी है, अगर आपका स्कोर किसी सब्जेक्ट में डी ग्रेड है आपका, फॉर एग्जांपल, अब सवाल ये है कि एक स्टूडेंट है जिसने सब में डी ले लिया, अब क्या करें? तो वो क्या करे अब उसका वो ड्रॉप हो गया, अब क्या करे? तो वो कोर्सेज को इम्प्रूव करेगा एक्चुअली। इस जब वो ड्रॉप हो जाता है कोई स्टूडेंट, तो वो इस दौरान करता क्या है, वो बेसिकली कोर्सेज को इम्प्रूव कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट के खुदा ना खास्ता 2 सेपलीज हैं या इतने डी ग्रेड हैं कि वो 2 से कम है उसका जीपी और वो आगे नहीं जा रहा, तो वो इस सेमेस्टर में, बाकी लोग तो अपने सब्जेक्ट नेक्स्ट पढ़ रहे होंगे पर वो इन्हीं सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर रहा होगा। इम्प्रूवमेंट का क्राइटेरिया है एक यूनिवर्सिटी में, वो ये है कि आप अपने किसी फेल शुदा सब्जेक्ट को तो जाहिर है पढ़ के जितने मर्जी नंबर ले लें। क्या अगर आपका किसी में फर्ज करें C ग्रेड है, फॉर एग्जांपल मेरे 55 मार्क्स हैं, तो क्या मैं ये कोर्स इंप्रूव कर सकता हूं? नो। आप सिर्फ वो कोर्स इंप्रूव कर सकते हैं जिसमें आपका स्कोर जो है वो 1.5 है, डी ग्रेड है। फॉर एग्जांपल सब में डी है तो आप उन्हें इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें से 2 को 3 को, ताकि आपका जीपी जो है वो 2 से ऊपर चला जाए और आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकें। ओके, आप सिर्फ वो कोर्स इंप्रूव कर सकते हैं
जिसका स्कोर 54 या 54 से कम है, अगर 55 हुआ तो आपका ग्रेड सी आ जाएगा, आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। ओके। इसी तरह से आपका अगर सब्जेक्ट फेल है तो भी आप ज़ाहिर है इम्प्रूव कह लें उसे या पास कह लें, कुछ भी, उसे भी आप दोबारा पढ़ सकते हैं। आप किसी भी ऐसे सब्जेक्ट को दोबारा नहीं पढ़ सकेंगे जिनमें आपका स्कोर 55 या इससे ज़्यादा आ गया, जिसमें सी, सी प्लस, बी प्लस वगैरह ग्रेड आ गए। सिर्फ डी वाले को दोबारा पढ़ सकते हैं। डी वाले को दोबारा पढ़ने में एक नुकसान है थोड़ा सा, वो ये है कि डी वाले को पढ़ के आप ए ग्रेड नहीं ले सकते। मतलब आपने बहुत अच्छा भी पढ़ लिया तो आपका ए ग्रेड नहीं आएगा। मैक्सिमम जो आप इसमें स्कोर ले सकते हैं दैट इज, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग इट, ईदर इट इज बी प्लस और बी, आई एम नॉट सर्टन नाउ, आई एम सॉरी फॉर दिस। मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं फीड करना चाह रहा। तो इसका मैक्सिमम शायद बी आ सकता है या बी प्लस आ सकता है, बहरहाल ए नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि आपका जो जीपी है वो मैक्सिमम 1.5 से बढ़ के 4। जो पढ़ रहा हूँ। ओके, तो अच्छा जी, उसके बाद ओके, उसके बाद हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी का खुदा ना खास्ता कम स्कोर होते हैं, सारे डी हैं, तो फिर उसको उस सेमेस्टर में रुक के कुछ डीज को क्लियर करना पड़ेगा, सी या सी प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस वक्त तक, जब तक उसका जीपी है वो 2 से ऊपर नहीं चला जाता, ताकि वो उसको मूव ऑन कर सके उसमें। ओके, आई एम टेलिंग यू अगेन, इट इज नॉट द एग्जैक्ट टर्म, इसके लिए CGPA है, cumulative grade point average, but I'm talking in terms of GP because you are familiar with this, अभी तक मैंने बताया ही इसका है इसलिए। एनीवेज, यहाँ पे ही एक दूसरी बात बताना इंपॉर्टेंट है। आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री में जो स्टूडेंट अपने बैच में टॉप करता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है। गोल्ड मेडल इज नॉट अबाउट बीइंग गेटिंग गोल्ड, इट इज अबाउट गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, और टॉपर का सर्टिफिकेट जो है, तो वो आपको किसी के गोल्ड मेडलिस्ट होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये है, आपने शायद अगर एफएससी वगैरह से आपको पता होगा कि बोर्ड में वो टॉपर नहीं हो सकता जो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो सबसे ज्यादा नंबर ले ले, उसकी पोजीशन नहीं आ सकती। यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही है। अगर आपने कभी कोई सब्जेक्ट फेल करके पास किया है दोबारा से और आप टॉपर हैं तो आप गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होंगे। सेकेंडली, अगर आपने कोई सब्जेक्ट इंप्रूव किया है, डी से आपने उसे कन्वर्ट किया है बी में या सी प्लस में, तो भी आप गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होंगे। मतलब गोल्ड मेडलिस्ट वो होता है जो वन गो में सब्जेक्ट्स को पास करे और अपनी क्लास में सबसे ज्यादा ओवरऑल स्कोर ले, वो गोल्ड मेडल के लिए मतलब क्वालिफाई करता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ही और शी इज वेरी एम्बिशियस एंड वांट्स टू एम फॉर द गोल्ड मेडल एंड अनफॉर्चुनेटली उसका एक ग्रेड बुरा आ जाए, ही और शी शुड नॉट इम्प्रूव दैट कोर्स। उसको बाकियों में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि वो टॉपर रहे। अगर उसने इम्प्रूव किया तो वो उस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा जो गोल्ड मेडल के लिए है। तो दिस वॉज इट, आई वॉज सपोज टू टेल यू दिस। जब मैं इम्प्रूवमेंट्स की बातें कर रहा हूँ तो यू शुड ट्राई टू क्लियर योर सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट गो, और ताकि आप जो है आपके मेहनत जो है वो ज़ाया ना जाए। तो ड्रॉप का बताना बहुत ज़रूरी था, वो मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट्स की भी एक लिमिट है और दूसरा जीपी की भी लिमिट है। तो आपका CGPA अगर 2 से कम है, कोई सप्ली नहीं है, तब भी आप ड्रॉप हो जाएंगे। यू नीड टू कीप एन आई ऑन योर रिजल्ट्स आफ्टर एवरी सेमेस्टर। हर सेमेस्टर के एंड पे आपको एक रिजल्ट कार्ड टाइप चीज मिलती है। ये कोई, ओके, अब लगा लो। ओके, अब घर की दीवारों पे लाइनें लगाओ। वेल, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द ड्रॉप। खुदा ना खास्ता कोई कैसे हो सकता है, तो आपको इन लिमिट से बचना है। हर सेमेस्टर के एंड पे मैं बता रहा था आपको एक उसे हम DMC कहते हैं, आई मीन डिटेल्ड मार्कशीट। आप रिजल्ट कार्ड कह लें, आई मीन, तो डिटेल्ड मार्कशीट से आप देख सकते हैं आपका स्कोर कितना हो गया है, आपको मिनिमम कितना नेक्स्ट एम करना है। कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी वजह से आपके स्कोर कम है तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी सब चीज़ें आप असेस कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। वेल,
एक और चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पहले सेमेस्टर में तो ये मसला नहीं है आपके लिए, नेक्स्ट सेमेस्टर्स में ये मसला होगा। पहले सेमेस्टर में आप जो यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन लिया है, आपको सारे कोर्सेज खुद ब खुद ऑफर हो गए हैं। सेकेंड सेमेस्टर में मसला ये होता है कि मे भी कोई स्टूडेंट एक कोर्स इंप्रूव करना चाह रहा हो। इस मे बी की वजह से आपके यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स, मतलब इस डिपार्टमेंट के भी और बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स के भी, खुद अपनी एक कोर्स एनरोलमेंट कहते हैं उसे, अपने कोर्सेज खुद एनरोल करते हैं, अपने खुद अपने लैपटॉप से कंप्यूटर पर बैठ के लिखते हैं कि मैं ये कोर्स पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ताकि वो कल ये ना कह सके कि मैंने तो ये सप्लीमेंट्री कोर्स पढ़ना था, मुझे ये यूनिवर्सिटी ने ऑफर नहीं किया, तो मुझे इसके मतलब मैं तो अब इनकी वजह से फेल हो गया हूँ। या कोई ये ना कह सके कि मैंने तो ये कोर्स इंप्रूव नहीं करना था, मुझे क्यों लिख दिया गया है। तो सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपको बहुत याद रखना है ये कि पहले 3 वीक्स में आपने अपनी कोर्स एनरोलमेंट करनी होती है कंप्यूटर पे। उसका तरीका है एक, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट समझ आ जाएगा जब आप उस जगह पहुंचेंगे, अभी नहीं है, बट कीप रिमेंबर दिस। आप गायब नहीं हो सकते ऐसे ही कि मैं मिड टर्म के बाद आऊंगा यूनिवर्सिटी। आपने अगर कोर्स एनरोल नहीं किए होंगे, चाहे आपने फीस पे कर दी हो, तब भी आप जो हैं इन एलिजिबल होंगे अपने सेमेस्टर को कैरी करने के लिए, आपकी फीस भी ज़ाया हो जाएगी। अगर किसी वजह से खुदा ना ख्वास्ता, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वो भी बता देता हूँ, सेमेस्टर फ्रीज का एक ऑप्शन होता है यूनिवर्सिटी में, फ्रीज। ये सेमेस्टर फ्रीज क्या है, मैं आपको ये बता के आगे चलता हूँ। मैंने उसको शामिल नहीं किया था अपने इस लेक्चर में अनफॉर्चुनेटली, तो मैं अभी क्योंकि मुझे याद आ गया है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये सेमेस्टर फ्रीज क्या होता है। सेमेस्टर फ्रीज ये है कि आप यूनिवर्सिटी से ब्रेक ले सकते हैं एक सेमेस्टर की। सेमेस्टर के शुरू में आप एक एप्लीकेशन देते हैं डिपार्टमेंट में कि मैं इस सेमेस्टर में, आपको फीस जमा करवानी है इस सेमेस्टर की, फीस जमा करवा के एक एप्लीकेशन देनी है कि मेरी इस फीस पे, जैसे स्टे ले लेते हैं ना, स्टे ले लिया जाए और मैं इसी फीस के साथ 4 महीने बाद जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसमें पढ़ूंगा। दिस कॉल्ड सेमेस्टर फ्रीज। पर लेकिन इसका तरीका है, ये खुद ब खुद नहीं हो सकता कि आपने सोचा हो गया। आपने यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन देनी है डिपार्टमेंट में, अभी भी दे सकते हैं, आपने फीस जमा करवाई है, आप चाहते हैं नहीं मैंने इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ना, तो आप यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन देंगे कि मेरा ये सेमेस्टर फ्रीज कर दिया जाए, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट बन के। तो अच्छा, तो मैं बता रहा था कि सेमेस्टर फ्रीज जो है एक ऑप्शन है, आप अपनी डिग्री के दौरान कभी भी 2 बार, अपनी पूरी डिग्री के दौरान 2 बार किसी भी सेमेस्टर में, खुदा ना ख्वास्ता आपके हालात ऐसे हैं, कोई मसला है, आप कैरी नहीं कर पा रहे अपनी एजुकेशन को, तो डिग्री छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने सेमेस्टर फ्रीज की एप्लीकेशन दें, फीस जमा करवाएं, सेमेस्टर फ्रीज करें, 5 महीने बाद जब दोबारा सेमेस्टर स्टार्ट हो तो एक सेमेस्टर पीछे से आप शुरू कर दें, ताकि आपका ऐसा ना हो कि आप फेल होना शुरू हो जाएं। फेल होने से बेहतर है कि आप फ्रीज कर लें, इसमें आपकी फीस ज़ाया नहीं होती है, एक तो आपका आपका फेलियर का जो एक मतलब एक एम्बेरसमेंट है खुदा ना ख्वास्ता, वो भी आपको फील नहीं, बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। तो ये इसके फ़ायदे हैं, सेमेस्टर फ्रीज का ऑप्शन मौजूद होता है यूनिवर्सिटी में, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर आपके किसी वजह से कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, आपके अपने कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको उनकी वजह से अपना फेल ना हो बल्कि फ्रीज करवा लें। ये भी मिड टर्म एग्जाम से पहले पहले फर्स्ट 3-4 वीक्स में आपको ये एप्लीकेशन देना होती है सेमेस्टर फ्रीज की। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई विल नाउ डिग्री रिक्वायरमेंट्स पे चलते हैं। आपको सबसे पहले तमाम सब्जेक्ट्स पास करने हैं, ऐसा नहीं हो सकता कोई एक सब्जेक्ट फेल हो तो आप कहीं चले खैर है इसकी, मुझे इसके बगैर डिग्री दे दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो FYP है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, उसमें आप बेसिकली एक रिसर्च रिलेटेड काम करते हैं। इट इज़ टू अर्ली टू टॉक ऑन दैट बिकॉज यू प्रोबेबली मे नॉट गेट एग्जैक्टली कि उसमें क्या होता है, तो मैं उस पर जाऊंगा नहीं अभी, विद टाइम आपको समझ आ जाएगा। लेकिन वो लिखना यहाँ पे ज़रूरी था कि आप उसकी थीसिस एक जमा करवाते हैं और उसकी एक प्रेजेंटेशन देते हैं, ओरल एग्जाम होता है उसका, प्रेजेंटेशन जैसे, तो उसमें आपको पास करना ज़रूरी होता है। FYP के 2 पार्ट्स हैं, FYP 1 एंड FYP 2, उन दोनों को पास करना ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर CGPA शुड बी अबव 2.5। इफ इट इज़ बिलो 2.5 तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी और आप
आपको इस अपने जब ऐसा हो रहा होता है तो फिर क्या करते हैं, फिर आपको टाइम देते हैं एक्स्ट्रा कि आप अपने डिग्री में देखें, सब्जेक्ट तो सारे पास हैं पर आपका CGPA 2.5 से कम है, तो आपको टाइम देते हैं कि आप डी ग्रेड ढूंढें आपकी डिग्री में कौन कौन से हैं, उन डीज को इम्प्रूव करें, उनसे उनको बी और B+ में कन्वर्ट करें और फिर अपना CGPA 2.5 बनाएं, फिर आपको डिग्री मिलेगी। अगर खुदा ना खास्ता आपकी डिग्री में डीज भी नहीं है, मतलब कंसिस्टेंटली आप सी ले रहे थे लेट्स से ये, तो या डी या सी लेते थे और डी को सी में कन्वर्ट करते थे, तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी एंड पे। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत थोड़े नंबर लेके डिग्री ले जाएं यूनिवर्सिटी से, आपको ज़्यादा नंबर ही चाहिए डिग्री लेने के लिए। ओके, मूविंग ऑन। तो डिग्री रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं, इनके बगैर अगर ये चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ कम है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। खुदा ना खास्ता अगर कम है तो आपका वो टाइम ज़ाया हो रहा होगा 4 साल, फिर आप उस वक्त शायद लग रहा हो कि ये बड़ा जुल्म है, तो आपको भी इसलिए बता रहे हैं अभी से कि ये जुल्म नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है। ओके, एंड व्हाट एल्स, बिफोर गोइंग हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि डिग्री रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। मैंने आपको, वी विल टॉक ऑन GPA एंड CGPA। लेट मी टेल यू व्हाट इज GPA, फिर हम आगे चलते हैं। ग्रेडिंग स्कीम में ही ये बताना ज़रूरी है। अब देखें, आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ने हैं 6 कोर्सेज, और 6 के 6 कोर्सेज जो हैं उनके अगर मैं नाम लिखूं, लेट्स से मैकेनिक्स, कैलकुलस 1, इंग्लिश 1, उर्दू और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विच इज़ CP जिसे मैंने लिखा है, BL1, ये कितने हो गए हैं? 6 पूरे हो गए। ओके, इन सब के क्रेडिट हैं 3 ईच। अब फर्ज करते हैं कि किसी एक स्टूडेंट ने मैकेनिक्स के सबके क्रेडिट 3 हैं सिवाय BL1 के, BL1 के क्रेडिट 2 हैं। कीप रिमेंबर, आप जब पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट आपको कैसे पता चलेगा अच्छा है या बुरा है, ये बताने जा रहा हूँ आपको। मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट GPA। इट इज कॉल्ड ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये GP से निकला है, ये पूरे सेमेस्टर का ओवरऑल रिजल्ट है। ये तो सब्जेक्ट वाइज है ना। फर्ज करें कि आपका, इसी को हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये बेहतरीन है। यहीं से कोई एक स्टूडेंट है जिसका मैकेनिक्स में A ग्रेड आया है, तो उसका GP कितना हो जाएगा? 4। 4 इज द मैक्सिमम GP यू कैन गेट। 4 जैसे होता है ना 100 में से 100 नंबर, 4 का मतलब ये है। अगर आपके 80 नंबर है तो इट इज ट्रीटेड एज 100 आउट ऑफ 100, और आपको GP जो है वो 4 मिलता है। फर्ज करें किसी स्टूडेंट का मैकेनिक्स में 4 GP है, कैलकुलस 1 में 3.5 है आउट ऑफ 4 ऑफ कोर्स, तो अब उसके नंबर जो है उस पर एक चेक लग गया है कि ये 80 हैं, तो फिर तो 100 में से 100 ट्रीट हो रहे हैं। लेकिन अगर 79 है तो वो 100 नहीं ट्रीट हो रहे बल्कि वो 79 ट्रीट हो रहे हैं, तो फिर उसका GP 3.5 है। इसी तरह से किसी उसका इंग्लिश 1 में 3 GP है, ये इन नंबरों पे डिपेंड करेगा तो एक स्टूडेंट है, खुदा ना खास्ता उसके ये सब रिजल्ट्स आए हुए हैं लेट्स से, तो उसका पूरे सेमेस्टर का रिजल्ट क्या बनेगा? ऑन एवरेज वो अच्छा स्टूडेंट है, बुरा है, रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये अगर रिजल्ट की बेस पे आपने इवेल्युएट करना हो तो वो आपका GPA कहलाता है। इंडिविजुअल GPs मिलके GPA बन जाएगा आपके इस सेमेस्टर का। कैलकुलेट कैसे करना है आपने? वो आपने क्या करना है, आपने करना है क्रेडिट आवर मल्टीप्लाइड बाय GP प्लस क्रेडिट आवर्स मल्टीप्लाइड बाय GP प्लस क्रेडिट आवर मल्टीप्लाइड बाय GP एंड सो ऑन। सबका कितने कोर्सेज थे आपके? 6 का। फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स क्रेडिट आवर्स 3, GP आपका 4 आया, 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12। कैलकुलस 1 का क्रेडिट आवर्स 3, GP कितना आया? 3.5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 इज 10.5, आई गेस इट इज 10.5। और फिर इंग्लिश 1 क्रेडिट आवर्स 3, GP 3, 3 मल्टीप्लाई 3 9 एंड सो ऑन। ये सारे मल्टीप्लाई कर लें आप, इन सबको आपस में ऐड कर दें। मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 12 बना था। मैं अब इसको यहाँ पे अगर लिखूं, फॉर एग्जांपल इट विल बी 12 प्लस 10.5 प्लस
9 इसलिए कि 3 आया था ना, 3 × 3 मेक्स इट 9। चलें किसी और में भी फर्ज करें ऐसा ही था, चलें मैं इसको मिक्स नहीं करता दरमियान में। अब 2.5 × 3 इज 7.5 आई गेस। गलत जमा कर रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें लिखने में सिर्फ वो गलती है। ओके, फिर 2 × 3 इज 6, फिर 1.5 × 3 इज 4.5। ये सबको जमा करके टोटल एक नंबर बनेगा। उस नंबर को आपने डिवाइड करना है, जैसे आप एवरेज लेते हैं ना, सबका सम डिवाइड बाय टोटल, उसी तरह से ये आपका टोटल जो इन सबको जमा करेंगे तो एक नंबर बनेगा। अब जीपीए कैसे कैलकुलेट करना है? जीपीए इज इक्वल टू, ये जो ऊपर आया था, सम डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट आवर्स। टोटल क्रेडिट आवर्स आपके पहले सेमेस्टर के कितने हैं अभी देख लेते हैं। 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 3 5 आर 15, 15 + 2 कितना हो गया? 17। तो ये सारा सम डिवाइडेड बाय 17 will give you your semester's result. If it is above 3 or equal to 3, it is fair. If it is 3.5, it is I must say very good. ठीक है, और 4 से ऊपर तभी होगा जब सब में आपका इंडिविजुअली 4 4 4 4 4 आया होगा, तभी ये 4 बनेगा ओवरऑल। ओवरऑल 4 के लिए आपको हर सब्जेक्ट में 4 लेना है, ठीक है, वरना ये कम कर देगा, किसी एक में भी कम है तो वो उसको टोटल को कम कर देगा। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक आफ्टर द एंड ऑफ योर फर्स्ट सेमेस्टर वेदर योर स्कोर इज गुड और बैड। तो मूविंग ऑन टू दिस, वेल अप्लाइड फिजिक्स सोसाइटी एक स्टूडेंट्स की सोसाइटी है, डिपार्टमेंट की। इसका काम है स्टूडेंट्स को आपस में जेल करना, डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, लाइक वेलकम पार्टी होती है जब नए स्टूडेंट्स नया बैच आता है, जाने वालों के लिए फेयरवेल पार्टी होती है। इसी तरह से ये स्टडी या रिक्रिएशन ट्रिप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स ओकेजनली वो ये इसको भी करते हैं डील। अप्लाइड फिजिक्स सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए एक हेल्दी एक्टिविटी है कि एक इलेक्शन टाइप होता है, जिसमें स्टूडेंट्स वोटिंग करते हैं कि हमें कौन प्रेसिडेंट चाहिए, कौन वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, कौन इस तरह इवेंट ऑर्गेनाइजर, डिफरेंट पोस्ट्स हैं। अगर आप जब ऑन कैंपस जाएंगे इंशाल्लाह यू विल सी दिस। इट इज़ नॉट पॉलिटिकल, कीप रिमेंबर, आई मीन कोई सोसाइटी, इट इज़ एक्चुअली प्योरली एजुकेशन रिलेटेड जो सोसाइटी है। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं इसमें इसी तरह से इनकी मदद से हम जो ब्लड डोनेशन सोसाइटी यूनिवर्सिटी की चलती है एक, उसमें ये रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट प्रीवियसली दे यूज टू ऑर्गेनाइज, अभी भी इंशाल्लाह अब जब यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो जाएगी तो ज़्यादा इनके पास एक्टिविटीज़ करने का मतलब मौके होंगे। तो डिफरेंट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं ये, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे। जब एक स्पोर्ट्स वीक होता है तो उसमें डिफरेंट साइंस रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें अप्लाइड फिजिक्स सोसाइटी जो स्टूडेंट्स का एक फोरम है वो इसमें काम कर रहे होते हैं। और अगर कुछ स्टूडेंट्स के कुछ मसले हैं तो वो भी इनसे शेयर करते हैं, इनके जो मेम्बरान हैं। तो आई होप आपको ये जो अप्लाइड सोसाइटी है जब आप यूनिवर्सिटी में आएंगे इंशाल्लाह तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको जेल करने में यूनिवर्सिटी के अंदर। मसलन आपकी क्लास में तो आपकी वाकफियत होगी, लेकिन नेक्स्ट सीनियर्स के साथ कैसे वाकफियत होगी, तो वो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे यू मेक न्यू फ्रेंड्स। मानूर कमल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? रेज हैंड मिस्टेकनली हुआ है, ओके। Well, there are different scholarship and funding opportunities available in the Federal Urdu University. The one is Ehsaas program, which is open in all public sector universities, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी अगर आपने विजिट करनी हो, इस बारे में कोई हेल्प चाहिए हो, तो आपको वहाँ पे मोइन राना साहब हैं, यूनिवर्सिटी में फोकल पर्सन हैं, HEC के मामलात को जो डील करते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है एक बैतुल माल से, स्पेशली जो ऑर्फन्स हैं उन और उनकी लो इनकम जो फैमिलीज हैं उनको इसमें अप्लाई करना चाहिए, ताकि उनकी इसमें जो फीस है वो कवर हो जाती है सारी, आपकी फीस वहाँ से आ जाती है। खुदा ना खास्ता आपकी क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, जिनकी फैमिली इनकम बहुत कम है, और स्पेशली मैंने कहा जो ऑर्फन्स हैं,
उनको अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई हो आपकी क्लास में, तो उसको किसी और पे रिलाई करने की बजाय इधर से हेल्प मिल सकती है। उसके लिए आपको मुझसे या एचओडी साहब से रब्ता करना पड़ेगा। हमारे एक और कोऑर्डिनेटर हैं जो स्टूडेंट्स के इस तरह के अफेयर्स को डील करते हैं, मिस्टर मुअज्जम शहजाद गोंदल, उनसे रब्ता करवाया जा सकता है आपका। एचईसी मेरिट स्कॉलरशिप्स जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं, जाहिर है वो उर्दू यूनिवर्सिटी में भी जो अवेलेबल है उसके लिए आपको उनकी अलग से रिक्वायरमेंट्स पूरी करना पड़ेगी। ये आजकल स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, लेकिन ये बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप था यूनिवर्सिटी का अपना, कि जो भी आपका सेमेस्टर का टॉपर होता है उसकी पूरी की पूरी फीस उसे स्कॉलरशिप मिलती है। तो प्रोबेबली अब ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, पहले था, अभी भी इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी अपनी मतलब फाइनेंशियली सिचुएशन थोड़ी टफ थी पहले, तो इसलिए ये शायद नहीं मिल रहा था, तो प्रोबेबली ये भी स्टार्ट हो जाएगा अब से। तो अब मैंने आपको, ये तो था यूनिवर्सिटी का सारा इंट्रोडक्शन। मेरे पास शायद 5 मिनट बचे हैं अनफॉर्चुनेटली, इसको वो करने के लिए कि आपको बाकी बातें बताऊं। तो वी कैन हैव अनदर सेशन ऑफ 15 मिनट्स आफ्टर द एंड ऑफ दिस क्लास, जो कि 5 मिनट्स के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें हम इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको कुछ बातें मज़ीद बता सकता हूँ। आपके टाइम टेबल के बारे में बात शुरू करते हैं, अगर मुकम्मल हो गई तो ठीक है। ये आपका टाइम टेबल है। आपकी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन सेमेस्टर में बेसिकली इस तरह स्प्लिट हैं। जब आप ये सेमेस्टर ऑन कैंपस होगा तो मॉर्निंग वालों की जो आखिरी क्लास है वो 4 बजे ख़त्म हो जाया करेगी ऑन कैंपस। 4 बजे यूनिवर्सिटी से बसेस चलती हैं तो वो उस पर वापस अपने घरों को जा सकते हैं। इवनिंग वालों की जो क्लासेस हैं वो 5:30 स्टार्ट होती हैं यूनिवर्सिटी में और 8:30 तक जाती हैं। 8:30 बजे यूनिवर्सिटी से गाड़ियां चलती हैं और वो वापस अपने घरों को जा सकते हैं। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि ऑनलाइन सेमेस्टर में क्योंकि ऐसा नहीं है, लॉजिस्टिक्स इस तरह की नहीं है और ना ही ऐसी कोई मजबूरी है, तो इवनिंग वाले अक्सर जॉब्स पे होते हैं तो वो मॉर्निंग में क्लास नहीं ले सकते। कोई मॉर्निंग का स्टूडेंट अगर जॉब करता है तो इवनिंग में उसे मसला होता है। तो जिन डेज में आप फिजिबल समझें, आप इस टाइम टेबल को टीचर के हिसाब से थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करने का फ़ायदा यह है कि आपकी एक क्लास मॉर्निंग में होगी तो एक शाम में होगी। अगर कोई इवनिंग का स्टूडेंट सुबह वाली क्लास नहीं ले सकता तो वो शाम वाली क्लास ले सकता है। टीचर्स यूजुअली अपने क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं और वो आपसे शेयर कर लेते हैं। अगर आपकी क्लास ऑनलाइन सेमेस्टर में मिस हो जाए तो वो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। ये आपका टाइम टेबल है। आपने देखा होगा हर सब्जेक्ट 2 बार लिखा हुआ है। यहाँ पे टाइम 8 बजे से स्टार्ट होके 10 बजे तक नहीं जा रहा है, एक्चुअली ये 8 से 9:30 तक है। 8 to 9:30 1.5 घंटे की क्लास है। फिर शाम में 6 7:30 बजे तक 1 1.5 घंटे की क्लास है। हर क्लास इस तरह से 1.5 1.5 घंटे की है। आपके जो टीचर्स हैं मैंने ग्रुप में उन्हें ऐड कर दिया है, दे विल सून कॉन्टैक्ट टू यू इन द ग्रुप। जैसे सुबह आपको 2 मैसेजेस आ भी गए थे कि अपना CR और GR बता देंगे। CR GR क्या होते हैं इस पे हम बात करते हैं अभी। तो ये आपका बेसिकली इंग्लिश 1 है, उर्दू है। ये मोहम्मद सिद्दीक मैं हूँ। आई विल बी टेकिंग योर दिस सब्जेक्ट जो CP है, और BL1 जो है वो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसका तो मेरे साथ ही आपको इंटरेक्ट करना है, बाकी टीचर्स आपसे रब्ता इंशाल्लाह कर लेंगे। तो हम इस टाइम को थोड़ा अपनी सहूलत के लिहाज से, जो आप लोग भी कंफर्टेबल हो मैं भी कंफर्टेबल हूँ, इस लिहाज से इसे थोड़ा बहुत शफल कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन सेमेस्टर। जब ऑन कैंपस होते हैं तब उसमें कोई चेंज नहीं आता टाइम टेबल में। और इसके अलावा आपको इस टाइम टेबल में कोई थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस भी पॉसिबल हैं। अभी ये टेंटेटिव है जैसे लिखा हुआ है। इंशाल्लाह एक सेमेस्टर इस वीकेंड तक इसको, नेक्स्ट वीक में इसको फाइनल कर लेंगे। अगर कोई इसमें चेंजेस थोड़ी बहुत हुई तो वो हम कर चुके होंगे। तो अब मैं आपसे इस पे बात करना चाहूँगा। इस ये सेशन जल्दी, आई होप, आई थिंक ये अनफॉर्चुनेटली ये एंड हो जाएगा। तो अच्छा, किसी ने मुझे पूछा था कि बुक्स कौन सी होती हैं, तो हर टीचर अपने लिहाज से बुक बताते हैं। एक गाइडलाइन होती है यूनिवर्सिटी में बुक्स की, वो गाइडलाइन के मुताबिक टीचर्स जो हैं वो आपको बुक बताएंगे। मैं नहीं बता सकता दूसरे के बिहाफ पे कि वो क्या पढ़ाएंगे। मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बता सकता हूँ सिर्फ। तो हमारी सब्जेक्ट की क्लास तो आज है नहीं, मतलब हम नहीं ले रहे, तो इसलिए इसको आपकी जो क्लासेस कल अगर होंगी, जैसे कि लिखिए कैलकुलस 1 और फिजिकल केमिस्ट्री, तो ये शायद आपसे आज कांटेक्ट कर लें और आप के साथ मैनेज कर लें क्लास का टाइम, तो आपकी कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिर तो रेगुलर क्लासेस नेक्स्ट वीक से तो ज़रूर होंगी इंशाल्लाह। मंडे वाली क्लास जैसे आपकी मिस हो गई है,
बाय द वे एक और बात आपको बतानी है कि यूनिवर्सिटी में अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो दैट डजंट मीन कि ये क्लास मिस हो गई है। टीचर्स जो हैं, ये लफ्ज़ आप बहुत फ्रीक्वेंटली सुनेंगे यूनिवर्सिटी में, अगर किसी का बहन भाई पहले पढ़ता है तो उसने सुना होगा मेकअप क्लास, मेकअप कह देते हैं सिर्फ। तो मेकअप क्लासेस वो होती हैं जो क्लासेस मिस हो जाएं उनको टीचर्स किसी और टाइम पे ऑर्गेनाइज करते हैं। मेकअप क्लासेस के लिए आप में से एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उसे हम CR कहते हैं। यूजुअली ये लड़का होता है, नॉट नेसेसरीली, लेकिन आमतौर पे ये मतलब लड़का ही होता है, क्योंकि मेल टीचर्स ज़्यादा होते हैं फैकल्टी में तो उनको कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। और इसके अलावा लड़कियां अगर कंफर्टेबल नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली अभी तो ऑनलाइन क्लासेस में तो सब ग्रुप में होते हैं, सबके नंबर होते हैं, बाज़ लड़कियां कंफर्टेबल नहीं होती हैं अपने नंबर शेयर करने में, मोबाइल नंबर, तो उनके लिए हम अलग से बनाते हैं एक गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव, GR। उसके पास इंफॉर्मेशन थ्रू CR आ जाती है या थ्रू टीचर भी आ सकती है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है तमाम गर्ल्स को वो मैसेज कन्वे कर देती है जो क्लास टीचर्स की तरफ से आया होता है। आई वुड लाइक टू टेल यू, ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं ये हमारे टीचर्स के मैसेजेस स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए होते हैं। हमसे कोई डिबेट करने के लिए नहीं कि ये कर दें वो कर दें। आई थिंक क्लास किसी